Namaskar friends and welcome to the press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest issues related to COVID, we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, DG ICMR Dr. Balram Bhargav ji, Secretary Ayush Shri P.K. Pathak ji, Special Secretary Ayush Shri P.K. Pathak ji, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. My welcome to all. First there will be a presentation by Shri Love Agarwal, followed by a presentation by Dr. Balram Bhargav, and another presentation by Secretary Ayush. After that, Dr. Paul will give his remarks. Since there are 3 presentations today, we will be taking only a few questions. So, over to Love Agarwal ji. थैंक यू। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम पूरे विश्व का सिनेरियो देखें तो हम पाते हैं कि पूरे विश्व में काफ़ी अधिक संख्या में कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। अगर पिछले एक हफ्ते का एवरेज डेली केसेस का डेटा हम एनालाइज करें तो देखते हैं कि ऑन एन एवरेज पूरे विश्व में 25,13,144 केसेस वीकली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि ये आ रहे हैं। विश्व में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और वह बढ़कर अब 4,49,00,000 के करीब हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि पिछले जो 10 जनवरी में जो डेटा विश्व का रिपोर्ट हुआ है उसमें अब तक का हाईएस्ट ग्लोबल केसेस यानी कि अराउंड 31.59 लाख केसेस 10 जून को रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखते हैं तो विश्व के सभी देशों में एक हाई सर्ज नोट किया जा रहा है। करीब 159 देश ऐसे हैं जहां पर इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। यूरोप के ऐसे 8 देश हैं जहां पर पिछले 2 हफ्ते में केसेस 2 गुना से अधिक हो चुके हैं। फ्रांस, जिसकी कि एक लिमिटेड ही पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी एज हाई है 3.33 लाख केसेस 7 जनवरी को रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह स्पेन में भी 3.72 लाख केसेस एक दिन में रिपोर्ट 3 जनवरी को हुए। यूके में भी इसी तरीके से 2.2 लाख केसेस 4 जनवरी को नोट किए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक का जो कि सिंस द स्टार्ट ऑफ पैंडेमिक हाईएस्ट डेली केसेस एज हाई एज 11.3 लाख केसेस 11 जनवरी को यानी कि पिछले 24 घंटे में नोट किए गए हैं। उसी तरीके से हमारे एशिया महाद्वीप में भी 36 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि एक हाई सर्ज वीक ऑन वीक बेसिस पर केसेस में नोट किया जा रहा है। यहाँ यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि पिछले समय के भिन्न इस बार अगर हम देखते हैं तो जैसे पहले कुछ पर्टिकुलर देशों में हाई केसेस रिपोर्ट होते थे और काफ़ी देशों में दूसरे देशों में कम संख्या में केसेस आते थे, उसके विपरीत अब पूरे विश्व में अक्रॉस द वर्ल्ड हम केसेस में हाई सर्ज नोट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देश की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 9,55,000 के करीब है। एवरेज 1.5 लाख डेली केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप नीचे के ग्राफ में देखें तो पाएंगे कि 30 दिसंबर को जहां देश में 13,154 केसेस रिपोर्ट हुए थे, अब वह संख्या पिछले 24 घंटे में बढ़कर 1,94,720 केसेस नोट की गई है। इसी के साथ ही हाई इन्फेक्शन स्प्रेड को दिखाते हुए हम देखते हैं कि जहां 30 दिसंबर को देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1.1% थी, अब वह बढ़कर करीब 11.05% हो गई है। इसी के साथ ही जैसे पिछले हफ्ते भी हमने आपको इस मंच में बताया था कि ओवरऑल अक्रॉस द स्टेट्स हम एक काफ़ी हाई सर्ज नोट कर रहे हैं और उसी के सैंपल के रूप में हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे कुछ स्टेट्स में 2 तरह के कंसर्न्स उभर कर आ रहे हैं। एक तो हाई इंक्रीज इन पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिख रहा है और दूसरा उसी के साथ ही अधिक संख्या में केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जहां 0.87% केस पॉजिटिविटी 22 दिसंबर वाले हफ्ते में थी, वह बढ़कर अब 22.39% हो गई है और उसी के साथ ही ओवरऑल वीकली बेसिस पर केसेस भी 2,57,000 के करीब हुए हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल में 1.52% से केस पॉजिटिविटी बढ़कर अब 32.18% हुई है और अधिक संख्या में केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरीके से 0.19 केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 23.1% यानी कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन दिखाई देता है। तमिलनाडु में भी इसी तरीके से 10.9%, कर्नाटका में 7.78%, यूपी में 0.03% पॉजिटिविटी अब बढ़कर 4.74% की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। केरला में भी इसी तरह 6.29% केस पॉजिटिविटी जो कि 1 माह पहले थी, वहाँ पर अब 11.3% केस पॉजिटिविटी
और गुजरात में 7.56% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जिनको कि या तो होम आइसोलेशन में या हम हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर करते हैं। तो अगर हम देखें कि देश में ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 से अधिक है, तो वह संख्या बढ़कर अब 19 स्टेट्स हो चुकी है। 5,000 से 10,000 एक्टिव केसेस वाले स्टेट्स की संख्या 4 और लेस देन 5,000 एक्टिव केसेस में 13 स्टेट्स आती हैं। यहाँ पर भी मुख्य विषय हम आप सबके सामने लाना चाहेंगे कि एक स्थाई पर, क्योंकि इन्फेक्शन का स्प्रेड काफ़ी अधिक गति से चलते हुए दिखाई देता है, तो एक स्थाई पर एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है और दूसरे स्थाई पर नंबर ऑफ स्टेट जहाँ पर कि एक्टिव केसेस की संख्या ओवरऑल भी काफ़ी है, उसमें भी नंबर ऑफ स्टेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। मुख्यतः अगर आप देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव केसेस अभी महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक से दिखाई देते हैं। उसी तरीके से कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर काफ़ी कम संख्या में एक हफ्ते पहले जो एक्टिव केसेस थे उसमें 7 गुना, 8 गुना और 9 गुना और 10 गुना इस गति से भी केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ ही नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि केस पॉजिटिविटी अधिक 5% से अधिक है, जो 4 जनवरी वाले हफ्ते में ऐसे 78 जिले थे, अब वह संख्या बढ़कर 300 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। जैसे कि हमने बताया कि स्टेट्स में केसेस और पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी हो रही है, उसी के अनुपात में ही, उसी के कारण से ही हम देखते हैं कि जिले स्थाई पर भी कई जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी में इंक्रीज और केसेस नंबर जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी इंक्रीज नोट किया है। मुख्यतः मुंबई में जैसे कि केस पॉजिटिविटी बढ़कर 26.95% नोट की जा रही है, बेंगलुरु अर्बन में 12.29, थाने में 31.54, वेस्ट बंगाल कोलकाता में एज हाई एज 60.29% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, जो कि दर्शाता है कि इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है। चेन्नई में इसी तरीके से 23.32% और पुणे में 23.44%। यहाँ हम आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के रूप में ऐसे कुछ जिले दिखा रहे हैं। हम स्टेट के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं कि किस प्रकार हम इन्फेक्शन के कंट्रोल को मिलकर उसको रोकने का कार्य करें, और साथ ही मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य पर स्टेट के साथ हम संपर्क बनाए हुए हैं। अगर हम वैक्सीनेशन कवरेज को देखें तो देश में वैक्सीनेशन कवरेज सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 153.8 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। पहली डोज के अंतर्गत 86.62 करोड़, जिसके द्वारा 92% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन को हम कवर कर चुके हैं। सेकेंड डोज के द्वारा 64.16 करोड़ डोजेज, जिसके द्वारा 68% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन कवर की जा चुकी है। 10 तारीख को शुरू किया प्रिकॉशन डोज, उसमें भी अब तक 18.86 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। इसी तरीके से 3 तारीख से जो हमने कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें कि 15 से 18 वर्ष के जो यंग एडोलसेंट है उनको वैक्सीनेशन अलाउ किया था, उसमें भी अब तक बढ़कर फर्स्ट डोज के रूप में 2.83 करोड़ डोजेज देते हुए 38% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन को हम कवर कर चुके हैं। अगर हम ओवरऑल फर्स्ट डोज कवरेज को देखें तो नेशनल एवरेज में ऐसी 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से भी अधिक फर्स्ट डोज कवरेज को प्राप्त किया है, जिसमें 12 स्टेट्स तो ऐसी हैं जहां पर 100% कवरेज हो चुका है और ओवरऑल 92% के बदले ये वह स्टेट्स हैं जहां पर कि काफ़ी अच्छी गति से फर्स्ट डोज कवरेज को हमने प्राप्त किया है। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज में भी 23 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज जो कि 68% से उससे अधिक सेकेंड डोज एलिजिबल कवरेज को कंप्लीट किया है। हम सबको अवगत है कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर ओमिक्रॉन वेरिएंट एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नवंबर के अंत में नोट किया गया था, और उसके तहत अगर हम देखें तो अब 149 कंट्रीज़ में 5,50,000 से अधिक टोटल ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं और टोटल 115 कन्फर्म डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से इंडिया में अगर देखें तो 28 स्टेट्स और यूटीज़ में 4,868 के करीब ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं, और जिसमें से 1,805 केसेस रिकवर भी हो चुके हैं। जो क्लिनिकल एविडेंस WHO के द्वारा टेक्निकल ब्रीफ के द्वारा दी जाती है, हम आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। मुख्यतः WHO ने बताया है कि एपिडेमियोलॉजिकल एंगल से अगर एनालाइज करें तो ओमिक्रॉन को एक ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा, यानी कि ओमिक्रॉन काफ़ी हद तक डेल्टा को रिप्लेस करते हुए दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और डेनमार्क का जो क्लिनिकल सिवियरिटी का डेटा है वह सजेस्ट करता है कि इसके ओमिक्रॉन के द्वारा रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा। इसी के साथ ही उन्होंने बताया है कि
क्लिनिकल मार्कर्स ऑफ सीवियरिटी, यानी कि चाहे वह यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो, वेंटिलेशन हो या इसके द्वारा होने वाली मौत हो, डेथ्स हों, उसके लिए भी एडिशनल डिटेल्स की ज़रूरत है। WHO के द्वारा बताया गया है कि PCR डायग्नोस्टिक अभी भी ओमिक्रॉन के डिटेक्शन के लिए वैलिड है। साथ ही यह भी बताया गया है कि काफ़ी हद तक एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि एक प्रॉक्सी मार्कर के रूप में ओमिक्रॉन को डिटेक्शन के लिए हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक मुख्य विषय WHO की तरफ से आया है, वह यह है कि वैक्सीन्स जो हैं वह हॉस्पिटलाइजेशन, अगर वैक्सीनेशन नहीं किया हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं विज़ावी पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा कंटिन्यूड फोकस ऑन वैक्सीनेशन बना रहे। साथ ही WHO ने यह भी बताया है कि सीवियर ओमिक्रॉन केसेस में थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन यानी कि ड्रग्स और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो अब तक कोविड का रहा है वही मान्य रहेगा। हम एक और डेटा आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहाँ पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि जैसे कि पहले ग्राफ में हम दिखा रहे हैं, न्यू डेली केसेस विद रेस्पेक्ट टू देयर वैक्सीनेशन स्टेटस, जो कि 18 साल से अधिक पॉपुलेशन का है। तो इस डेटा में अगर हम दिखाया तो उसमें बताया उन्होंने कि फुली वैक्सीनेटेड पीपल, जो 13 दिसंबर का जो डेटा है, 13 दिसंबर ऑनवर्ड्स, यानी कि जब से कि हमने अधिक संख्या में ओमिक्रॉन केसेस विश्व में नोट किए हैं, उस डेटा के अनुसार फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैव 78% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। यह एक बहुत मुख्य विषय है जो हम आपके सामने लाना चाहेंगे। इसके द्वारा यह बताया गया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है, जिसमें कि सेकंड ग्राफ में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन पर 1 लाख पीपल और उसमें वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड हॉस्पिटलाइजेशन किस प्रकार हुआ है। तो उस पूरे डेटा को उन्होंने मई माह से लेकर जब एनालाइज किया तो यह पता लगता है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। यह बहुत ही मुख्य अंश है। हम आप सबके द्वारा सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे क्लियरली दिखाई देता है कि अगर हम वैक्सीनेशन करें तो हमारे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, अगर हम वैक्सीनेशन फुली वैक्सीनेटेड हों तो पैरेलली हमारे को हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, हम हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या कम कर सकते हैं। तो हमारे बचाव के लिए, जैसे कि इस विषय में इस मंच पर इससे पहले भी कई बार बात हुई है, हमारे बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर हमारा फोकस कंटिन्यूड बेसिस पर बना रहे और सब लोग जो कि एलिजिबल हों वैक्सीनेशन के लिए वे अपनी वैक्सीनेशन की डोजेज अवश्य पूरी करें। इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर इस संडे के दिन एक डिटेल्ड विस्तृत हाई लेवल चर्चा की गई थी, जिसमें पेंडेमिक की ओवरऑल सिचुएशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीनेशन कैंपेन और ओमिक्रॉन के स्प्रेड के विषय पर चर्चा की गई। वहाँ डिटेल डिस्कशन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि क्योंकि काफ़ी हद तक यह ओमिक्रॉन वायरस, ओमिक्रॉन वेरिएंट ये हाईली ट्रांसमिसिबल है और काफ़ी हद तक केसेस माइल्ड रहते हैं, तो हमें होम आइसोलेशन गाइडलाइंस और उसकी मॉनिटरिंग की पद्धति स्टेट लेवल पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि जब हम कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ ही सुचारू रूप से नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज चलती रहें, उस पर भी बल दिया जाए। और इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए किस तरीके से टेलीमेडिसिन पद्धति के द्वारा यदि लोग अपने घर पर भी हों या किसी इंटीरियर प्रांत में, किसी रूरल एरिया में भी हों, उनको वहाँ के द्वारा भी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की सर्विसेज मिलती रहें, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यतः यह भी बताया है कि सोशल वैक्सीन के रूप में चाहे यूज़ ऑफ मास्क हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, उसको एक नए नॉर्मल के रूप में हमें अपनी लाइफ में समाहित करना है। साथ ही यह भी डिस्कशन हुआ, यह भी डायरेक्शन दी गई कि साइंटिफिक फोकस इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, वैक्सीन्स और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग जीनोम सीक्वेंसिंग पर हम कार्य करते रहें। इसी के साथ ही हम आप लोगों को हाईलाइट करना चाहेंगे कि बेस्ड ऑन इमर्जिंग एविडेंस रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी 9 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इशू की गई हैं,
जो कि हमारी वेबसाइट mohfw.gov.in पर उपलब्ध भी हैं। इसमें अगर आप देखें तो कोई भी कोविड केसेस को 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस। साथ ही केस उनके इन्फेक्शन उन लोगों को जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। तो जहाँ तक माइल्ड केसेस का संबंध है, डिस्चार्ज पॉलिसी ने इंडिया की और वर्ल्ड की एग्जिस्टिंग एविडेंस को एनालाइज करते हुए अब उसमें बदल किया है और उसके तहत अब ये कहा जाता है कि अगर आप टेस्ट पॉजिटिव होने के 7 दिन में 3 सक्सेसिव दिन तक अगर आपको बुखार ना हो, तब आप अपने आप को डिस्चार्ज मान सकते हैं, चाहे आप होम आइसोलेशन में हो, जैसे पिछले हफ्ते भी हमने इस पर बात की थी, और चाहे आप कोविड केयर सेंटर में हो। आपको 7 दिन में से अगर 3 दिन सक्सेसिव डेज टेस्टिंग के बाद अगर आपको कोई फीवर ना हो तो आप डिस्चार्ज माने जा सकते हैं, और उसके लिए डिस्चार्ज होने के बाद भी टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यह विषय फिर से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि डेड वायरस बॉडी फिर भी शेड करती रहती है, यानी कि वायरस शेड होगा लेकिन वह वायरस इन्फेक्टिव नहीं होता। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ अलार्म क्रिएट ना हो, तो एग्जिस्टिंग एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर यह गाइडलाइन फिर से रीट्रेट की गई हैं। इसी के साथ ही जो मॉडरेट केसेस होते हैं वह 2 तरीके से हो सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कि कोई सिम्टम ना हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से अबव बना रहे, और 3 सक्सेसिव दिन यानी कि कंटिन्यूस 3 दिन तक अगर ऐसी सिचुएशन रहे और साथ में कोई भी हमारी कोमॉर्बिडिटी हो, उसमें कोई डिटेरियोरेशन ना हो, तब उन केसेस में भी जब 3 सक्सेसिव दिन तक अगर हम बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं, तो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर उस पेशेंट को डिस्चार्ज करने का निर्णय ले सकता है, और उस समय पर भी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही वह केसेस जो कि ऑक्सीजन थेरेपी पर हों, उन केसेस में भी अगर आपकी ऑक्सीजन थेरेपी की डिमांड कंटिन्यू है, तो उस समय तक जब तक कि आपके सारे सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो जाते, साथ ही आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रॉपर लिमिट तक नहीं आता 3 दिन तक कंटिन्यूअस, और साथ ही आपकी कोमॉर्बिडिटी जब तक स्टेबल नहीं होती, तब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसी के साथ ही वह केसेस जो सीवियर केसेस हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हों, HIV पेशेंट्स हों, ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हों, मैलिग्नेंसी हो, उस केस में ट्रीटिंग डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड ऑन क्लिनिकल रिकवरी डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ एक और मुख्य अंश हम आप सबके सामने रखना चाहेंगे, डिस्चार्ज होने के बाद भी यह आवश्यक है कि हम अपनी हेल्थ को 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर करें और साथ ही मास्क को कंटिन्यू बेसिस पर पहनते रहें। इसी के साथ ही बेस्ड ऑन इमर्जिंग एविडेंस, जैसे इस मंच पर हमने पहले भी बताया था, हमने एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल लेवल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट रीजनल लेवल एंड स्टेट लेवल बनाया था, जिसके द्वारा जो इमर्जिंग क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, जो इमर्जिंग क्लिनिकल मैनेजमेंट से संबंधित नॉलेज है, उसको हम फील्ड स्थाई पर हर डॉक्टर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जब ओमिक्रॉन की थ्रेट एक नई थ्रेट के रूप में उभर कर आई है, क्योंकि ये केसेस माइल्ड हैं और साथ में इन केसेस में इससे संबंधित क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में कुछ और रीस्किलिंग की आवश्यकता हो सकती है, तो उसके तहत ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव के द्वारा एम्स न्यू दिल्ली, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसने 5 जनवरी से अपनी फिर से वेबिनार और ट्रेनिंग शुरू कर दी हैं। जो अपडेटेड नॉलेज है उसकी शेयरिंग की जाती है रीजनल लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, और साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हमारे सहयोगी, और इसके द्वारा इन टर्न हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर्स तक यह क्लिनिकल मैनेजमेंट साझा करते हैं। यह पर्टिकुलर सारी वेबिनार्स यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। आपके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पर्टिकुलरली हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की, वह उसका इस्तेमाल करें, उसके द्वारा इमर्जिंग एविडेंस को समझें। इसमें होम आइसोलेशन कैसे होगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, किन की ज़रूरत नहीं है, एंटीवायरल एजेंट्स हों या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हों, किस थेरेपी को हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड एक्टिविटी हो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो, बच्चों को केसेस को कैसे मैनेज करना, इन सब विषय पर डिटेल चर्चा की जाएगी और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें अंत में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, ओमिक्रॉन एक हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है, काफ़ी हद तक केसेस माइल्ड हैं, और ओवरऑल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो, जो हमारे टूल्स हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो अभी भी उतने ही एप्लीकेबल हैं। यानी कि लड़ाई नहीं लेकिन सुरक्षा वही। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपके द्वारा हम यह मैसेज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे
कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी यंग एडोलसेंट अपना टीका लगवाएं। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए जो प्रिकॉशन डोज शुरू की गई है उसको सभी लोग लगवाएं, और 60 साल से अधिक वह लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है वो भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। और इसके साथ ही इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करना आपकी मेरी हर एक नागरिक का कर्तव्य है। तो उसके तहत हम हमेशा मास्क पहन के रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय पर अपना टीका कराएं। धन्यवाद। Thank you so much. Dear friends, I will now be talking about the purposive testing strategy for COVID-19. I'd say about 7-8 slides on that to give you a perspective on what it is. So I will basically be talking about 4 issues. How we have significantly enhanced the availability of testing products in the country. They are huge in number and they are plenty, and we will talk. How the citizens have been empowered to get tests done easily, whether it is home antigen tests or rapid antigen tests or RT-PCR. And the purposive testing strategy, which was released 2 days back, which is clearly early detection. It is, the purpose of that is for early detection of symptomatic cases for quick care. Early detection of infection in the elderly with comorbidities for quick care. So that is the purpose of this testing strategy. And then I will talk 1 or 2 slides about how to detect Omicron and where we are other than gene sequencing. So now we have tested about 70 crore samples up till now, and we have about 3,128 testing laboratories with 205 RT-PCR kits that are being used. Rapid antigen kits are 53. Home antigen test kits are 7. And the daily RT-PCR testing capacity is about more than 20 lakhs as of the day. So what are the tests that are available? And I want that to be clear for everyone. We have the standard molecular test, which includes RT-PCR, CRISPR, and RT-LAMP, and that costs between 400 to 500 rupees. And you get the report in about 4 hours with this RT-PCR test. And I think by the 2 years of pandemic, everyone knows about this test. Then the second is the rapid molecular testing system, which are the closed systems. And they cost between 1,200 to 1,500 to 2,500. These are the ones which are faster than the RT-PCR tests, and you get the results in less than 2 hours, maybe 1.5 hours or so. And there are the CBNat, the Molbio TrueNat, Abbott ID, Thermo Fisher, and various other ones are there. So the examples are there. Then we have the lateral flow tests, and there are 2 of them. The lateral flow test, the most widely used across the world and also recommended by WHO for Omicron, is the rapid antigen test, which has a price between 50 rupees to 100 rupees and are available in plenty in the country. And then there's the home antigen tests, which are becoming more and more popular now, and several thousands are being consumed now every day in the last week or so, and they cost anywhere between 250 to 300 rupees. So 4 tests: standard molecular test, rapid molecular test, closed systems, and the lateral flow tests, which are the rapid antigen tests and the home antigen tests. Now, just want this slide to explain when does one become positive and what is the... So if you compare the molecular test with the lateral flow tests, which are the rapid antigen or the home antigen tests, they are marked with green when they detect from day 3 to day 8. They are able to detect it after exposure. So if you start at the beginning of the curve from day 0, you get exposed. So the first day you will test negative, whatever test you do. It takes time for the virus to grow in your system, so that is known as the latent period. And so from day 3 onwards, it will be detectable in the lateral flow tests and will be detectable up to day 8, which is the infectious period. Day 8 meaning after 1 day. That is why
the discharge policy and all the home isolation policies are focusing on 7-day discharge. And that is how it explains the whole physiology or the pathology of the whole system. Now here I just want to remember that long red line, which is detectable by PCR, that continues to be positive even after day 8, because certain RNA particles which are non-infective, here remember, certain RNA particles which are non-infective will continue to be shed and will continue to be or cause the RT-PCR test to be positive. So for Omicron, what has become the backbone is the lateral flow tests, with the PCR test also serving as confirmatory at some places where they are symptomatic individuals. When the lateral flow test is negative, then you may have to do a RT-PCR test, and I will come to that algorithm. So I hope this is clear in terms of how the virus is the curve, the black curve, how the virus load rises and then gradually falls, rises from day 2, goes up to a peak on day 5, and then gradually falls by day 7 or 8, and then peters away. So that is to understand it. Now, in terms of the diagnostic kits that have been validated and available by the ICMR system and the 24 validation centers across the country over the last 2 years, we have validated a total of, evaluated more than 1,598 products, and indigenous are 580 out of the 747 that have been approved, and the products are available, are nearing 2,000, and they are available on GEM. These are by different vendors available on GEM, whether it be viral transport media or RNA extraction kits or RT-PCR kits or rapid. And here on the right-hand side, if you look at the from March, April 2020, when the cost of RT-PCR test was 1,582 rupees, has now fallen to each of these products to be only 50 rupees, whether it's viral transport medium or RNA extraction or the RT-PCR kit itself, because of tremendous amount of competition and the excellent work by the young innovators who have developed startups in the country, and many of these kits are being exported to many parts of the world. Now, if you look at the production capacity per day for the RT-PCR kits, we have a production capacity of 71 lakh kits per day. And the rapid antigen test kits is about 79 lakhs per day. So that's both, if you combine the two of them, it's about 1.5 crore per day. And the home antigen test is about 18 lakh tests per day. So production capacity is plenty, kits are plenty, abundant in the country. So that is very important to remember. In terms of the home antigen kits, which are now becoming popular, they are available at chemists. For people like you and me, there are people who are technologically savvy, it is available online. People who cannot afford it very easily are available in Jan Aushadhi stores, and it is people who want to distribute it, it is available on the government e-market. And these are the kits which are available. 7 of them are available, and their production capacity is in the extreme right-hand column. Total is 1.2 crore per week. So as I mentioned, 18 lakh per day, so about 1.2. This is a weekly production capacity of these kits. These are home antigen kits. And these have formed the backbone, the home antigen and the rapid antigen, in many of the Western nations. And the WHO has also kept it as one of the major recommendations in its guidelines. Now, this is about the kits, the availability, and how easily one can get it tested for any individual. But now let's come to the purposive testive strategy. Now, who may be tested? Number one, symptomatic individuals. So all symptomatic individuals in the community need be tested. All symptomatic individuals. All high-risk contacts of laboratory confirmed cases. All high-risk contacts. Now, what are those high-risk contacts? Elderly more than 60, comorbidities, diabetes, hypertension, lung disease, kidney disease, cancers, obesity. So this, all high-risk contacts need to be
tested in a community. And then we are talking about international travel, and we will not talk, that is already mentioned. Then who may be tested in a hospital setting? Testing may be taken as per the discretion of the treating doctor, with one very important consideration, that no emergency procedure, including surgeries or deliveries, be delayed for lack of a test. And asymptomatic individuals undergoing surgical, non-surgical procedures, including pregnancy, in labor, who are hospitalized, should not be tested unless warranted, or they have some symptoms of sore throat, breathlessness, fever, headache, etc. And who may not be tested? And these are all asymptomatic individuals in community settings who are asymptomatic. All asymptomatic contacts of confirmed cases of COVID-19, unless they are high risk based on age or comorbidities, which I have already mentioned. And patients who stand discharged as per home isolation guidelines, and Sri Lavji has already talked about that, and patients being discharged from COVID-19 facility as per revised discharge policy, that is very clear. And individuals traveling from Delhi to Bombay, or Bombay to Chennai, or Chennai to Calcutta. So all domestic interstate travel do not require. But the last point, which is most important to remember, is home quarantine for all contacts for 7 days. So if I have come here for work, I go back home and I test positive, all my relatives who are above 60 or comorbidities should be tested. All my children, etc., should not be tested, but have to be in home quarantine for 7 days. Have to be in home quarantine for 7 days as per guidelines, and continue to wear masks. So use of mask is vitally important when you are doing home quarantine. And then here is the algorithm for home test and rapid antigen, and this is very clear that if you are positive, you have to be reported as positive. If you are negative and you still have symptoms of fever, cough, or sore throat, then you have to definitely send the sample for RT-PCR testing. But most importantly, all positive and negative tests should be uploaded on the ICMR portal, whether it is home testing or rapid antigen tests. Now here are the home testing guidelines. These are available in 14 languages now. And here you have to remember that round circle, that oblong, which says that asymptomatic contacts to home quarantine for 7 days. Then you come to the second line. Symptomatic individuals will end home quarantine after at least 7 days have passed since testing positive, and afebrile for 3 consecutive days. Then you come to the left-hand side column. I won't run through the whole thing, but here asymptomatic family members exposed to symptomatic individuals should monitor health. Testing not mandatory for such individuals. So home isolation remains the cornerstone of treatment for. However, those who want to continue to test, home tests are available, rapid antigen tests are available, but this is the recommendation and the understanding. And then we have the don'ts, which I think anyone can download it. They are on the ICMR's website, they're on the Ministry of Health website, and they are in several languages, one pager on how to suspect it, what are the do's, and what are the don'ts. Then I just change gears and come to 2 points. How do we detect Omicron? Now, the preferred technique, and that is what is being used, is whole genome sequencing. But for what are the requirements for that? You need a very good quality sample. You need a sequencing machine and consumables, which are expensive. You need a bioinformatics infrastructure. You need specially trained manpower. And the limitations are that it is expensive and it is time consuming, may take up to 3 to 4 days before you get the results, and by that time it has the horses have left the barn, as they say. But what is simpler? What is a non-genome sequencing method for Omicron? There is one is a S-gene target failure, which is being used in the United Kingdom, which is the TACPath RT-PCR kits. However,
you have to remember that Omicron has three lineages, BA1, BA2, and BA3. And sublineage BA2 does not cause S gene dropout, and that is 30% of the times in the US, UK. So that is a problem with the TACPath kit. Now, an innovative solution has been developed in India, which is detecting the S gene dropout, as well as has a new methodology where it is able to detect BA1, BA2, BA3 with very high sensitivity, very high specificity, and that is developed by Tata MD and check and has been validated by ICMR NIV and other newer indigenous technologies which are non-genome sequencing, RT-PCR type of technologies are being evaluated. But at the moment, we have this one which is going to be rolled out very rapidly and will be able to test for and detect Omicron like a PCR test, taking the same amount of time, 2 to 3 hours, and giving a very sensitive result. So I will stop here. Thank you for your attention. Namaskar. Ministry of Ayush has been issuing guidelines, home care guidelines, advisories on the quick onset of COVID-19. In fact, the first advisory was issued by Ministry of Ayush in fact, the first advisory of Ministry of Ayush was issued in January 2020, and it was translated in 8 foreign languages and disseminated throughout the world through Indian embassies. And Ministry of Ayush is revising these advisories, guidelines, home care guidelines from time to time. The current understanding of COVID-19 indicates that a good immune system is very much necessary for prevention as well as safeguard against disease progressions. Based on clinical, preclinical, and epidemiological studies, Ayush medicine has been recommended for prophylaxis as well as management. In fact, these medicines were included in the National Clinical Management Protocol for Ayurveda and Yoga. In the current Omicron scenario, we have issued revised guidelines and advisory related to Ministry of Ayush. First is that intervention for COVID-19 prophylaxis. These are having 4 medicines. First is Ayu Raksha Kit. This contains Chyawanprash, Shamshmani Vati, Anutel, and Ayush Quat. I would like to mention that during the first wave of COVID, this Ayu Raksha Kit was distributed among 19,000 Delhi police personnel, and it was found to be very effective. Either it prevented them from getting infected, or if they were infected, the disease didn't degenerate into severity. And this was found to be very, very effective. It was carried out in a research mode, and a paper was published in the peer-reviewed journal on the Ayush intervention in Delhi police personnel. Then second, this one is Guruchi Ghanvati. The dosage we have also prescribed how it can be taken for prophylaxis purpose. Then Ashwagandha tablet, this 500 mg twice a day we have to take. And then intervention for COVID-19 management, any one of these Ayush 64, it is a polyherbal formulation. We have prescribed 2 tablets of 500 mg twice a day and 2 tablets of 500 mg thrice a day in mid to moderate cases. Then Kavasur Kudinur, this is a Siddha medicine, and it is found to be very effective in controlling COVID-19 infection. And these medicines, as it mentioned in the slide, that is included in the National Clinical Management Protocol based on Ayurveda and Yoga for management of COVID-19, and guidelines for respective Ayush practitioners for COVID-19 patients in home isolation issued by Ministry of Ayush. In fact, we find that during the current Omicron scenario, many patients are in the home isolation. So Ministry of Ayush is promoting Kadha Forza, Kadha, Anutel, and such home remedies for management of COVID-19 during the current crisis. Then other Ayush intervention for COVID-19 prophylaxis
is homeopathic medicine arsenic album 30C. These doses are 4 globules of size 30 once a day in the morning, preferably empty stomach. Then one Unani intervention is there, Khamira Maravid, 5 grams once a day for 15 days. This is the details of Ayu Raksha kit. This contains Ayush Quat, which is made from 4 parts of tulsi, 2 parts of dalchini, and dry ginger, and 1 part of kali mirch. Then it can be taken with jaggery, or it can be taken with munakka also. Then second item is Shamshmani Bati. This is comprises of guduchi, giloy. This is immunomodulator, antiviral, antipyretic, 2 tablets twice a day. Chyawanprash, it is general health tonic, an intuitive antioxidant and respiratory immunobooster. Then Adutel, this is nasal distillation. This creates a layer around the mucous membrane, and around 80% virus is trapped in the nasal passage. It doesn't go inside. It has been found to be very effective, and we have carried out research, scientific research on its impact, and it has been proved to be very, very effective in the management of COVID-19. Then this is Ayush 64. It is a polyherbal formulation. It is an Ayurvedic research-based formulation which was developed by our Central Council of Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of Ayush, and studied for repurposing it in the management of COVID-19 by Ayush CSI collaborative study. During this COVID period last time, we have carried out 7 clinical studies, and we found that it is very effective in the management of COVID-19. That this includes aqueous extract of Saptaparna, aqueous bark extract, Katuki, aqueous rhizome extract, Kiratikatka, and aqueous extract of the whole plant, and powder of Kuberaksha. In asymptomatic COVID-19 patients, 2 tablets twice a day with warm water 1 hour after food for 20 days, and mild to moderate COVID-19 patient, 2 tablets thrice a day with warm water 1 hour after food for 20 days. Research studies have shown that Ayush 64, if given with standard care or standalone, it helps in faster recovery, help patients from going to severe form of disease, and thus reduces chances of hospitalization. In fact, we are having All India Institute of Ayurvedic Sciences here in Delhi, and there in COVID ward, we have given all the medicine in standalone method also, and we find that the recovery is quite faster in the patients. Then next is Kabasurkudini. It is a Siddha medicine. This is 75 ml, 5 gram powder boiled in 150 ml water and reduced to 75 ml twice a day. So this has been found to be very effective in the management of COVID. I would also like to inform that a coordination committee under Honorable Health Minister and Honorable Ayush Minister has been set up, which is regularly monitoring the intervention for the management of COVID-19. And under their guidance, we are working for the effective implementation of Ayush intervention for the management of COVID-19. Thank you. धन्यवाद। आज की इस बैठक में जो बातें हुई हैं उनको ब्रीफली आगे बढ़ाते हुए 3 पॉइंट कहना चाहूँगा। सबसे पहले लास्ट वीक से और अब तक भारत ने वैक्सीनेशन के मुहिम में नया आंकड़ा पार किया। 150 करोड़ का वैक्सीनेशन लगे। आज 153 करोड़ या 154 करोड़ हो जाएंगे, 154 करोड़ हो जाएंगे। So 1.5 billion and plus vaccines have been given in our country. This is an achievement by any criteria. And even more so because the vaccines used in this vast, most expansive program of adult vaccination on earth has been driven by
2 vaccines made in India. 92% adults have received 1 dose, 68% 2 doses. और सबसे खुशी की बात है कि 9 दिन में ही 15 से 18 तक के हमारे यंग एडल्ट्स जो हैं, एडोलेसेंट्स जो हैं, 38% ने आगे बढ़ के इन टीकों को अपनाया। बहुत बड़ी बात है। जैसे लव ने एम्फेसाइज़ किया, हम अपील करते हैं कि जो भी एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लें, और ख़ासकर जो 60 से ऊपर हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो प्रिकॉशनरी डोज जो अभी तीसरे दिन है आज उसका चालू होने का, अपना रहे हैं, और भी आगे आए जिनको ये डोज मिलनी है। इसी के साथ साथ एक नज़र पड़ती है आंकड़े पे कि 60 की उम्र के ऊपर पहली डोज का भी थोड़ा सा काम बचा है। हमारा एस्टिमेट है कि 13.75 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं, ये पॉपुलेशन एस्टिमेट है, 13 से ज़्यादा हैं, और फर्स्ट डोज जो है वो 12.25 करोड़ को मिली है। तो हम चाहेंगे कि जो छूट गए हैं, सभी चाहेंगे कि जो हमारे वृद्ध छूट गए हैं, कहीं भी हों, शहर में, गांव में, काम से हट के घरों में, माताएं, हमारे वृद्ध माँ बाप, उनको प्लीज़ मदद करें कि वो आगे आएँ। ये अनफिनिश्ड वर्क है, थोड़ा रह गया है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी हमारे लिए एक कंसर्न है, और ये सेवा हमें उन तक लेके जानी है। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। आज आपके समक्ष हमने डिटेल में टेस्टिंग की बात बहुत प्रिसाइज और डिटेल में आपके समक्ष रखी। हमने उसके पीछे जो लॉजिक है वो आपके सामने प्रस्तुत किया, और हमने ये भी आपके कोशिश करी है रीएश्योर करने की कि वी आर इन गुड शेप, in fact very good shape in regard to our testing capability in terms of the range of tests that are required, adaptable to nuanced situations. We are in very good shape, and it's a tribute to our science enterprise, science organizations, and even more so the startups and the industry. आज हमने आपके सामने आयुष पद्धति से कोविड-19 के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सिस्टमैटिक सोच विचार के करके आप उनको चिन्हित किया गया, रीअफर्म किया जा रहा है आपके सामने, और हम चाहेंगे कि आप इन रिकमेंडेशंस को, इनके द्वारा जो चिन्हित दवाइयों की बात करी है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की, उनको भी अपनाएं। मैं इसी बात को इसी थीम में आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। और एक कंसर्न है कि हम जो भी दवाइयाँ देते हैं वो रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। पिछली बारी हमने एक बहुत भयानक सिचुएशन देखी कि शायद दवाइयों का कंट्रीब्यूशन बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल था जो म्यूकोरमाइकोसिस आया। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है जो इवन अदरवाइज कोई डायबिटिक होते हैं, बीमार होते हैं तो उनको हो जाती है, लेकिन जिनको साथ में स्टीरॉयड मिलते हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमने ये देखा कि सैकड़ों में ये बात हुई, और इसमें किसी हद तक एक गिल्ट है कि ओवर यूज़ हुआ। Steroids are very potent life-saving drugs, but they also have side effects, and they disturb the immunological protection. They disturb many biochemical pathways. तो एक बहुत बड़ा लेसन था, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा दोबारा हो। उस टाइम पे सीख रहे थे, लेकिन अब तो हम जानते हैं। इसलिए एक अपील है कि general public should be aware that there is a set of rational treatments which are listed under the national protocol, both Ayush and mainstream protocol, और उन्हीं तक सीमित रखें। बहुत सोच विचार करके और डायनेमिक तरीके से उस प्रोटोकॉल को बेस्ट टीम्स ने, बेस्ट एक्सपर्ट्स ने लेके बनाया है।
और दुनिया में जो हो रहा है उसको वॉच करके, WHO के रिकमेंडेशन को नज़र में रखते हुए अगर हम उसमें देखते हैं, एंड आई वांट टू बी स्पेसिफिक हियर बिकॉज वी हैव अ ट्रू कंसर्न ऑफ ओवर यूज, मिस यूज ऑफ ड्रग्स इन द स्पेस ऑफ कोविड ट्रीटमेंट। माइल्ड में सिर्फ बुखार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, खांसी के लिए आयुष का सिरप हो सकता है, कफ सिरप हो सकता है, एंड दैट्स ऑल। गर्म पानी पीजिए, गरारे करिए। यही हमने होम केयर के मॉड्यूल में यहाँ लिखा है, पिछली बारी हमने डिटेल में दिखाया, पब्लिक डोमेन में है। दैट्स ऑल। 5 दिन से ज़्यादा खांसी होती है तो एक ब्यूडिनेसाइड इनहेलर होता है, लिखा है, हमें लगता है उससे फ़ायदा होता है। दीज आर दी ओनली 3 थिंग्स टू बी डन, कफ सिरप, पैरासीटामोल एंड ब्यूडिनेसाइड इन सिलेक्टेड केसेस। 4-5 दिन से ज़्यादा चले तो, इसके अलावा आराम करिए, गरारे करिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, खाना खाइए, पॉजिटिव माइंड रखिए। ओवरडू नहीं करना है, नुकसान है, कॉस्ट है, फिक्र पड़ता है। जब अस्पताल में भी जाते हैं और हम बात कर रहे हैं कि कम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उस पर मैं आऊँगा वेरी ब्रीफली टुवर्ड द एंड। ऑक्सीजन नंबर 1 दवाई, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन, ये स्टीरॉयड है, उस टाइम पे ज़रूरत होती है। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की देने की ज़रूरत पड़ जाए तो बाय एंड लार्ज फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन क्लिनिकल जजमेंट के बेस पे फिर उसकी ज़रूरत आ जाती है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, हमारे प्रोटोकॉल पे लिखा हुआ है। हेपरिन दिया जाता है अस्पताल के अंदर बीमारी को देख के। 3 दवाइयाँ हो गई। रेमडेसिविर है, क्लियर कट गाइडलाइन दी गई है कि किसको देनी है अस्पताल के अंदर। घर में उसको देने का कोई मतलब ही नहीं। सोच विचार के क्लियर इंडिकेशन, मिसयूज़ हुआ, ओवर यूज़ हुआ, कॉस्ट पड़ी, पैनिक हुआ, रेमडेसिविर का सबको विदित है। और फिर एक दवाई बहुत ही सीरियस होता है, सडन वर्सनिंग हो जाती है, तो टोसिलिजुमाब है, जिसको कि टास्क फोर्स ने और सरकार ने कहा कि यूज़ कर सकते हैं अंडर दोज कंडीशंस, क्लियरली लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ कभी एंटीबायोटिक्स देने पड़ जाते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, एंड दैट्स ऑल। कोविड की ट्रीटमेंट आप विदित है, क्या इफ़ेक्ट करता है, क्या नहीं इफ़ेक्ट करता। हम प्लाज्मा की बात करते थे, हटा दिया, उसी प्रोटोकॉल में थी तब लग रहा था क्योंकि ढूंढ रहे थे इलाज, और डेटा आया, हटा दिया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू के प्रोटोकॉल में था, हम सब ने लिया, प्रोफिलैक्सिस के लिए भी था, हट गया। जब साइंस नई आती है तो साइंस ड्रिवन अप्रोच में उस नई चीज़ को रखते हैं या छोड़ते हैं या इन्फोर्स करते हैं। आइवरमेक्टिन एक स्टेज पे था, हट गया। तो इन्हीं दवाइयों को रैशनल यूज़ की ज़रूरत है, ये हमारी विनती होगी। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक स्पेशल सिचुएशन आती है तो IVIG का इस्तेमाल होता है। आई एम जस्ट नेमिंग देम स्पेसिफिकली जस्ट टू टेल यू दैट द रेपर्टोयर ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन दैट आर रिक्वायर्ड आर लिमिटेड, and these are the ones who have the support of science and evidence as of today. Tomorrow something new comes, it will be added or dropped. Please have faith, and we would request our health medical fraternity to please follow the rational guidelines. Do not overdo. And we would like the public to know that the synthesis of what is best for us is on our ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इस अपील को ये ज़रूरी है कि ये बात कही जाए। लास्टली, आपने देखा है कि पेंडेमिक की इंटेंसिटी बढ़ी है, क्वाइट क्लियर, जहाँ तक भी हमारे पास डेटा है, इट इज़ बीइंग ड्रिवन एंड पावर्ड बाय ओमिक्रॉन। इट इज़ रैपिडली रिप्लेसिंग और हैज़ रिप्लेस्ड the previous dominant variant, the Delta variant. We are experiencing a variant which has a high transmissibility, high growth rate. And we are experiencing that, normally the west to east transmission or expansion of the pandemic would take longer, but this time it has been very rapid because of the increased transmissibility.
You can see rapidly rising test positivity rates, phenomenally high, 25%, 30%, even 60% from a particular city. A national average of 11% from less than 1% only a few days ago. It shows how things are. But remember, we are seeing now understanding the disease from the Indian experience also. 10-12 दिन 15 दिन पहले हम बाहर एक्सपीरियंस को अडेप्ट करते थे, अब हमें यहाँ जो हो रहा है वो भी क्लियर होता जा रहा है. It looks that hospitalization rates may be low, maybe. लेकिन बहुत स्केल पे हो रहा है. That's also known. एक इन्फेक्ट होता है, सारी फैमिली इन्फेक्ट होती है. हमें कुछ भी कहें, अपनी तैयारी और विजिल जो है उसको कम नहीं करना है. And I really endorse the statement from WHO, 2 colleagues in WHO. Omicron is not common cold. Omicron is not common cold. इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें. एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा. ऐसा नहीं सोचें. और आज ये भी सोचें कि अगर इस तरह का इसका स्वरूप है तो इसलिए भी है कि इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गई है. हमने देखा है वैक्सीनेटेड लोगों का स्वभाव, उनके आउटकम्स जैसे डेटा में दिखाया गया, इसीलिए बचे हुए हैं. ये भी हमें शुक्र करना है. सो प्लीज़, ओमिक्रॉन इज़ नॉट कॉमन कोल्ड. इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए. इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा. सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें. इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के, और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन लेके, जो भी छूटे हैं, जिनको भी ड्यू है. क्योंकि कुछ भी कहो, vaccines are providing protection against serious disease. It's a matter of fact. And you have also seen that they are helping to some extent, to an extent, from the data, even in incidence of the disease in a particular setting that we showed. It's a different population. The fact remains that vaccination is our very important, crucial, critical pillar of our response. And so also is our care, responsible care, other measures of protecting ourselves, distancing, avoiding crowds, avoiding situations which propel the virus. We are watching the situation carefully, reviews after reviews, starting with the Honorable Prime Minister's guidance, are being undertaken. States are engaged. As the situation refines, new advisories are being sent, and you are reporting them very nicely. We continue to seek your cooperation to spread the word that let's be careful, let's mask up, and let's face this phase of pandemic resolutely and together to defeat this virus. Thank you. Thank you, sir. We'll just take a few questions because this has been a long briefing and the officials have to go for some important meetings. Okay, 1 to 5. Sir, are you going to exclude molnupiravir from COVID treatment protocol? Because most of the doctor which has been seen that they are recommending and prescribing this particular drug to the youngsters also. So what are the proper guidelines? Thank you. I think we have had extensive debate, extensive discussion amongst national experts, and we reviewed whatever data is available from the 3 trials, the MOVE-IN, which is one trial on 1433 patients, the MOVE-OUT trial, which was prematurely terminated for business reasons, and the MOVE-AHEAD trial, which is ongoing. And there are 12 clinical trials registered on the Clinical Trial Registry of India, which are also starting or about to start. So we had extensive deliberation, and I will read out what was the final conclusion. Number 1, molnupiravir has certain risks that warrant caution in its use. Number 2,
Experts present at the meeting opined that there is a rampant and irrational use of molnupiravir. Number 3, efforts should be made to restrict its use as known and unknown harms. Remember, known and unknown harms far outweigh its claimed benefit. Number 4, the currently available synthesized evidence was reviewed and the members unanimously agreed that it does not merit the inclusion of molnupiravir in the national treatment guidelines. The emerging evidence will be constantly be reviewed. And the last point, it was further highlighted that the current clinical window of application appears extremely narrow for molnupiravir, with relevance only to the following: elderly, unvaccinated, with other comorbidities. There was no evidence for benefit in diabetes and those who were previously infected with COVID-19 or were vaccinated. No benefit in those. धन्यवाद प्रोफेसर भार्गव एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो नेशनल टास्क फोर्स में चर्चा हुई और ये कम से कम 4 बार ही हुई है, बार जितना ये कहना चाहिए ज़रूर कि जो हमारे साइंटिफिक ग्रुप्स हैं, कमिटीज़ हैं, वैक्सीनेशन वाली हैं और हैं, ये प्रोएक्टिव रिव्यूज़ हैं, प्रोएक्टिव साइंस परसू करी जा रही है। तो इसको बहुत ही पहली बारी रिव्यू कम से कम हमने 3 महीने पहले किया होगा, उसके बाद 4 बारी तक हो गया। तो रिव्यूज़ के ऊपर जो लास्ट मीटिंग में अच्छी तरह से फिर सोचा गया, क्योंकि बीच में इनकी लाइसेंशियर हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि मोलनुपिरावीर के रिस्क्स हैं, उसकी वजह से नुकसान होने के चांस दिखाई देता है और इसलिए कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा कहा गया कि देखा जा रहा है कि इरैशनल यूज़ हो रहा है, ये भी नोट किया गया और काफ़ी ज़्यादा भी हो रहा है शायद कई जगह पे। तीसरा पॉइंट ये नोट किया गया है कि इसमें जो नॉन मालूम है जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट, और शायद कुछ नहीं भी मालूम क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत जल्दी में शॉर्ट पीरियड में बनी है, तो ऐसे में ये व्यू किया गया कि हार्म्स जो हैं, पॉसिबिलिटी हैज़ टू बी केयरफुली वेड बेनिफिट्स के अगेंस्ट, और जिस बेस के ऊपर हम एविडेंस के ऊपर उसको सॉटी पे देखते हैं दवाइयों को रेकमेंड करने से पहले, उसके हिसाब से ये जो नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें ये नहीं आता, ये फैसला था। और ये भी कहा गया है कि आगे जैसे नया नॉलेज आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, ट्रायल्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके हिसाब से आगे जो बात निकल के आएगी वो आगे ली जाएगी। इवॉल्विंग साइंस विल देन डिक्टेट हाउ वी प्रोसीड फर्दर। तो ये निष्कर्ष था, उसके बेस के ऊपर ये नेशनल टास्क फोर्स ने रिकमेंड नहीं किया कि ये उस गाइडलाइन में आए। हमने ये भी रिव्यू किया कि उस टाइम पे इंटरनेशनल स्टेटस क्या है। तो यूके ने अप्रूव किया है 4 नवंबर को, लेकिन उनकी जो नेशनल गाइडलाइन है नाइस करके आता है, NICE, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एक्सीलेंस की गाइडलाइंस होती हैं, उसमें अभी नहीं पहुंचा। डेनमार्क की भी अप्रूव है लेकिन नेशनल गाइडलाइन में नहीं है। अमेरिका में अप्रूव्ड है, NIH में इंक्लूड किया है और उन्होंने उसको कोई कंडीशंस के साथ कहा है, हाई रिस्क, नॉन हॉस्पिटलाइज एक्सेट्रा। वही कंडीशन हमारे DCGI ने भी वो दी है, उन्होंने भी जो लिखा है वो सब कुछ वो कंडीशंस दी गई हैं, इसे कोई डाउट नहीं है, अलग नहीं है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा में नहीं है ये, और WHO ने भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया। सो सारे पिक्चर को लेके आगे बढ़े हैं तो ये इस फैसले पे आए हैं। जो कंसर्न है अमंग अदर्स, एक तो 18 से नीचे नहीं देना है, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना है, और प्रेगनेंसी में जो ग्रोइंग फीटस है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं
डिफेक्ट हो सकता है, ऐसा एनिमल डेटा से हिंट मिलता है। और फिर कहा जाता है कि कॉन्ट्रासेप्शन रखना है मेल को 3 मंथ्स के लिए वगैरह वगैरह, तो आप पढ़ सकते हैं, डेटा पब्लिक डोमेन में भी है। इन सब को कुल मिला और देखा गया कि फ़ायदा कितना है, फ़ायदा की बात भी करनी चाहिए। वो फ़ायदा ये क्लेम करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन 6% होता है तो वो 3 हो जाएगा। तो 30 लोग ये दवाई लेंगे तो 1 हॉस्पिटलाइजेशन, ये अल्टीमेटली ये फ़ायदा डॉक्यूमेंट किया गया है। बट इन शॉर्ट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एक्सपर्ट जिनमें आप सबको फेथ है, उनकी विजडम में नेशनल प्रोटोकॉल में इसमें नहीं सोचा गया कि उचित है। धन्यवाद। Okay, 47. Hi, sir. I'm Akshay Dongre from NDTV. Sir, with the number of cases that the rise that we are seeing, is there a discussion with the Election Commission that the ban on the rallies will be extended? And also, we are seeing that in some states like Assam, Bengal, and UP, there are some easing up of restrictions for some festivals. So, what is your opinion on that? कोविड से रिलेटेड जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो गैदरिंग्स हों, चाहे मैरिज पार्टीज़ हों, चाहे हमारी ओपनिंग ऑफ चाहे मार्केट प्लेसेस हो, वह सेम ही है, वह डिटेल सबको दी गई हैं। और जहाँ तक आपकी नॉलेज में भी है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस उससे संबंधित दी भी हैं, और जैसी सिचुएशन इवॉल्व होती है वह इलेक्शन कमीशन के साथ साझा भी की जाती है। जब भी वह मांगते हैं उसके बेसिस पर कोई भी डिसीजन होगा लिया जाएगा। Okay, 58. ये सर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आम जनता के हैं। एक, कई लोगों के पास सर ना आधार कार्ड है, ना इलेक्शन कार्ड है, कोई भी कार्ड नहीं है। जैसे खाना बदोश कुछ लोग हैं या मजदूर हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, दिल्ली में जैसे अलाउड है, तो काफ़ी लोगों से बात की, वो कहते हैं हमारे पास कोई पेपर नहीं है और हमें इंजेक्शन नहीं लग रहा है। तो उनके लिए सर क्या गाइडलाइंस होगी हॉस्पिटल को कि उनको इंजेक्शन कैसे लगेगा? और दूसरा सर, जिनको कोरोना फिर दोबारा हो रहा है, तो 2 इंजेक्शन भी लग चुके हैं, पहले कोरोना भी हो चुका है, फिर कोरोना क्यों हो रहा है सर? और जो एक तीसरा छोटा जो बूस्टर डोज है, इज द सेम ट्रीटमेंट जो पहले हमें सुई लगी है, वही दवाई अभी दोबारा लग रही है बूस्टर? तीसरे सवाल का जवाब दे दूं कि जो पहले वैक्सीन मिला वही प्रिकॉशनरी डोज में वही वैक्सीन लगेगा। ये फैसला है और यही प्रैक्टिस में है। कोविन में ये प्रावधान है कि कोई भी ऐसा आइडेंटिटी का नहीं है तो भी एक सुविधा है उसमें। और मैं जानना चाहूँगा, ये जो लोग हैं उनको हम लोग दिल्ली सरकार के साथ मिलके ये मदद करने का रास्ता निकाल देंगे। आप मुझे बता दीजिए कि ऐसे कौन सा समूह है जो छूट रहा है। देयर इज़ अ वे टू डू इट, क्योंकि ये कंडीशन इतनी नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको भी तो पहुंचाना है वैक्सीन, तो रास्ता निकल आएगा, वी एश्योर यू। और जो बीच वाला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट तो ये था कि हाँ, दैट ये वैक्सीन जो हैं ये डिजीज़ प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स नहीं हैं, ये सीवियरिटी प्रिवेंटिंग वैक्सीन है। ये पहले हम कई बार कह चुके हैं। ये डिज़ीज़ तो हो, डिज़ीज़ मॉडिफाइंग वैक्सीन्स हैं। तो जिनको ये वैक्सीन्स दी जाती हैं, देखा भी गया है कि कई देशों में जो अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, और श्री लव जी ने भी दिखाया, वो मोस्टली अनवैक्सीनेटेड लोग थे। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर डिजीज़ और डेथ प्रिवेंट होती है इससे, और डिजीज़ नहीं प्रिवेंट होती, री इन्फेक्शन कम होता है मगर प्रिवेंट नहीं होता। 120. Sir, I'm Ayushman from Mirror. Now, the Delhi government released the data from January 5th to 9th in which they said that the deaths out of 46, 35 were unvaccinated. We have seen deaths between 200 to 400 daily. Sir, what is the vaccination status of those people dying nationally, if you have a figure, at least for the new year? See, we haven't analyzed, we have also brought to your notice कि people who actually take vaccination, उनका overall जो हमारा hospitalization है और death और severity कम होती है. We haven't analyzed that data from a clear detailed perspective. These are generally done more as a sample study. तो जैसे कि आपने जिस डेटा को कोट किया है, तो उस डेटा को एक सैंपल के रूप में ले सकते हैं, उससे हमारी ओवरऑल बिगर पिक्चर सिमिलर ही होगी।
नेशनल लेवल पर हमने उसको डिटेल में उस लेवल पर एनालाइज नहीं इन्फॉर्मेशन किया। कलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे आपने एक स्टेट का बताया है, तो ऐसे एनालिसिस देखिए अभी ये एडमिशन्स होनी शुरू हुई हैं, एक्सपीरियंस दिखना शुरू हुआ है। मैंने शुरू में भी कहा, इससे पहले हम बताते थे कि ऐसे होगा, अब आज हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली भी बता पा रहे हैं, तो ऐसा आएगा। लेकिन यही लगता है जैसे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लिटरेचर से भी और वैसे भी, कि अनवैक्सीनेटेड आर मोर प्रोन टू डेथ। आई थिंक दैट शुड बी टेकन एज a current understanding that those who are unvaccinated have a higher risk of hospitalization and a higher risk of severe disease. So that is clearly something that we learn, but in terms of quantitative information, we will track, and once we have, we'll be happy to share. 121. नितिन, डीडी न्यूज़ से हूँ। बहुत से लोगों की डेथ हो रही है अस्पताल में, और कई लोग आईसीयू में भी हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी हैं। तो क्या वजह है? क्या ये ओमिक्रॉन की वजह से है या डेल्टा वेरिएंट है? क्या इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है? जैसे कि समझाया गया, पक्का फैसला करना कि ये ओमिक्रॉन है वो रूटीन में संभव नहीं है। चाहे हम जीनोमिक्स पे बिलीव करें या जो नए टेस्ट आ रहे हैं, तो सब पे नहीं हो सकता। अभी 1,94,000 केस हुए, तो सबका तो पता नहीं चलेगा। एक चीज़ क्लियर है, और वो हम इंसाकॉग के काम के बेस के ऊपर कह सकते हैं कि रिप्लेस कर रहा है ओमिक्रॉन। और ये भी जैसे देखा कि बहुत तेज़ी से यूके में रिप्लेस हो गया, यूएसए में, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रिप्लेस कर रहा है। और कुछ डेटा मेट्रोपॉलिटन सिटी से क्लैरिफाई करता है कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले ही 80% से ज़्यादा जो दिख रहा था वो ओमिक्रॉन था। तो क्लियरली ओमिक्रॉन डोमिनेट पिक्चर करता जा रहा है। लेकिन डेल्टा भी है, कहीं पे थोड़ा हो, कहीं पे ज़्यादा हो। ऐसा है कि ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। तो मिक्स पिक्चर भी हो सकती है। किसी प्रदेश में एग्जांपल ले लीजिए, किसी लगता है कि जहाँ पे अभी इतनी तेज़ी से ना गया, तो हो सकता है वहाँ डेल्टा का भी प्रभाव होगा। ये मिक्स पिक्चर होगी और धीरे धीरे वो मिक्स पिक्चर चेंज होती है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि इस ओवरऑल जो अपसर्ज हो रही है उसमें हमें अब क्या दिखाई दे रहा है? तो उसमें हमें यह दिखाई दे रहा है कि तेज़ी से फैलता है। हमें दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन शायद कम ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि सीरियस कोमॉर्बिडिटीज़ हैं साथ में, तो सीरियस सिचुएशन हो जाती है। ओमिक्रॉन वाले पॉजिटिव केसेस भी वेंटिलेटर्स पे हैं, ऐसा भी हमें अस्पतालों से मिलता है। कॉमन कोल्ड नहीं है, उतना सिंपल भी नहीं है, ये लेके चलना चाहिए। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि लो हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी से निभाना होगा। ये इसलिए नहीं इसको लेना है, इस तरह से नहीं लेना है कि बिना सामूहिक ताकत से ये फेस हो सकता है। 116. My question is for Special Secretary Ayush. You listed out a lot of drugs, homeopathy and Ayurveda drugs for treatment and prevention of COVID. I would like to see, I would like you to share the efficacy data. On what basis are we saying that the disease is reducing or the disease is being prevented? What is the percentage efficacy, or whatever data you might have, sir? In fact, I would like to mention that during that entire Ayush intervention during COVID period, we have carried out 139 scientific research studies, out of which 11 were systematic review studies, 44 were prophylactic studies, 44 were treatment studies, 15 were observational studies, and 22 were preclinical experimental studies. And out of these studies, we have the publication was total manuscripts drafted is 84, manuscripts published is 21, manuscript accepted for publication is 8, manuscript submitted to index journal is 43, and manuscripts available as preprints 27. And these research studies were carried out in 159 centers throughout the country. And this is
carried out in collaboration with AIMS Delhi, AIMS Jodhpur, IIT Jodhpur, DBT, CSIR, and interdisciplinary task force were conducted which drafted a protocol which was peer reviewed. All research studies were registered on CTRI, DSMB was constituted, and a very robust protocol was prepared for the collection of data based on statistical analysis. So all those things, data is available in public domain. In fact, we are having a Ayush research portal also, on which all the public, these findings of this has been uploaded on our website and Ayush research portal also. So the data is available, and we can share with you all the important findings. In fact, yeah, it is available. Thank you very much for the extensive briefing, sirs. We close the press conference now. Thank you very much.